हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं भी कह रहा है आज आपसे मुखातिब हूँ पद्य का चैप्टर मेघाए के साथ। मेघाए चैप्टर जो अगला आपको पढ़ना है उसमें दिमाग में रखिएगा कि मेघ के माध्यम से कवि ने गांव में आए हुए एक नए मेहमान, जिसको हम पाहुन भी बोलते हैं, का वर्णन किया है। अर्थात एक ऐसा मेहमान जो गांव में बरसों बाद आया है। अपनी शादी के बाद वह अपने घर बरसों बाद आया है। घर पर उसकी पत्नी अर्थात नायिका उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, क्योंकि शादी की तुरंत बाद वह विदेश चला गया। विदेश से न कोई चिट्ठी, न पत्री, न कुछ। घर पर परिवार के लोग, उसकी पत्नी, सब लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो नहीं आया। समय बीतता गया। कुछ वर्षों बाद वह वापस लौटा है। कौन? जिसे हम ग्रामीण शब्दों में पाहुन कहते हैं या मेहमान कहते हैं। वो अपने ससुराल में पहली बार आ रहा है अपनी शादी के बाद। उसकी पत्नी जो अपने मायके में ही है, वो अपनी प्रतीक्षा कर रही है अपने पति के आगमन की, जिसकी वर्षों बाद तक कोई शुद्ध समाचार उसे नहीं मिला था। उसके आने का समाचार जब गांव के लोगों को मिलता है, पहली बार आ रहा है, तो सभी के मन में एक हर्ष आ जाता है, एक खुशी छा जाती है। नए नए मेहमान, नए नए दामाद जब पहली बार अपने ससुराल जा रहे होते हैं, तो घर परिवार में इसी प्रकार का एक उल्लास छाया जाता है कि दामाद जी आ रहे हैं, पाहुन जी आ रहे हैं। लेकिन यहाँ वो तो वर्षों बाद आ रहे थे। एक शिकवा शिकायत मन में है कि वो आएंगे तो मैं अपनी सारी गिले शिकवे उनसे दूर करूंगी, मैं उनसे बोलूंगी नहीं, इत्यादि इत्यादि। इसी को कवि ने मेघ के माध्यम से प्रस्तुत किया है। सावन का महीना है, वर्षा ऋतु जानते हो कि सावन में वर्षा ऋतु होती है। आकाश में काले काले बादल छा जाते हैं, वर्षा होती रहती है, रिमझिम फुहारें पड़ती रहती हैं। इसीलिए सावन का महीना जो होता है वो नायिकाओं के लिए एक बड़ा ही बेदर्द मौसम होता है। कवि ने जो प्रारंभ किया है उसमें उसने लिखा है कि मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। ध्यान देना, मेघ के माध्यम से कवि ने गांव में आए हुए एक नए मेहमान अर्थात दामाद या पाहुन, तीन शब्द मैं दे रहा हूं आपको, नया मेहमान, दामाद या पाहुन, ये प्रतीक के रूप में तीनों शब्द होंगे। दिमाग में रखिएगा कि यदि मेघ किसका प्रतीक है तो आपके दिमाग में रहे कि जो मेघ है वो पाहुन या नए मेहमान का प्रतीक है या दामाद का प्रतीक है। ये तीन शब्द आप अपने दिमाग में रखिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा। तो ये जो मेघ के माध्यम से कवि ने दिया है, तो उन्होंने पहली लाइन दिया कि मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। सावन का महीना है, आकाश में काली घटा छाई है, मेघ के टुकड़े, बादल के टुकड़े कदम कदम पर दिखलाई पड़ रहे हैं आकाश में। कवि को लगा कि ये बड़े बन ठन के सज के संवर के आए हैं। स्वाभाविक सी बात है कि मेघ बन ठन के संवर के तो नहीं आ सकते, वो किसी मेहमान के ही, किसी इंसान के ही प्रतीक है। इसीलिए कवि ने यहाँ पर मेघ शब्द को एक नए मेहमान के रूप में इंडिकेट किया है।
तो मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चले। प्रकृति के रूप में यदि आप इसकी विशेषता को जानो तो जब आकाश में काली घटा छा जाती है तो कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं पहले आप जान लो। कि जब आकाश में काली घटा छाती है, बरसात होने को होती है, तो आंधी चलती है, कभी कभी तेज हवाएं चलती हैं, आकाश में बिजली चमकती है, आकाश में काले बादल छा जाते हैं, एक बड़ा अजीब सा मौसम हो जाता है। कभी वही लिख रहा है कि मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। अब इसको यूं जानो कि आकाश में काली घटा सज संवर के आ गई है, तेज धूल भरी आंधियां चलने लगी हैं। ऐसा लग रहा है कि ये धूल भरी आंधी नाचते हुए गाते हुए उस मेघ का स्वागत कर रही है। घर के दरवाजे और खिड़कियों को आप देखे होंगे कि जब तेज आंधी चलती है तो दरवाजे खिड़कियां भड़ाक भड़ाक बंद होने लगते हैं, खुलने लगते हैं। तो तेज आंधी की झोंके से दरवाजे और खिड़कियां भी खुलने लगी। इसको दूसरे रूप में लो कि गांव में जब नए मेहमान के आने की सूचना मिलती है, गांव में दामाद जी के आने की सूचना मिलती है, तो आगे आगे नाचती गाती बयार चली। बयार गांव के लोग, ग्रामीण बालाएं, गांव की औरतें जो पाहुन के आने का इंतजार कर रही थी, जीजा जी के आने का इंतजार कर रही थी, वे सब खुशी हो गई, खुशी में मग्न हो गई कि आज घर नए मेहमान जी आ रहे हैं। सब नाचने गाने लगी। घर के जो 9 बधुएं थी, जो नई बहुएं थी, वे दरवाजे और खिड़कियां खोल कर आने वाले मेहमान का स्वागत करने के लिए बेचैन होने लगी कि कब पाहुन जी आएंगे और पहली बार हम उन्हें अपनी नज़रों से देखेंगे। तो आपको ये पता चला कि मेघ काले बादल आकाश में छाने लगे, तेज धूल भरी आंधियां चलने लगी, जिससे दरवाजे और खिड़कियां हवा के झोंकों से खुलने और बंद होने लगे। इसे दूसरे भाव में हम ये कह सकते हैं कि गांव में नए मेहमान के आने की जैसे ही गांव के लोगों को सूचना मिली, ग्रामीण बालाएं, गांव की युवतियां खुशी से झूम उठी, नाचने गाने लगी कि आज गांव में नए मेहमान आ रहे हैं। यहाँ तक कि घर की जो बधुएं थीं, घर की जो बहुएं थीं, घर की जो पतोहू थी, सब खुशी से मग्न होकर के दरवाजे और खिड़कियां खोल करके नए मेहमान का स्वागत करने के लिए बेचैन हो गई और इंतजार करने लगी कि अब मेहमान जी आएंगे। आगे कभी नहीं ये लिखा कि पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए। जब धूल भरी आंधी चलती है तो पेड़ों की जो डालियां होती हैं ऊपर नीचे लहराने लगती हैं, झुक कर झांकने लगती हैं, ऊपर नीचे होने लगती हैं, आंधियां चलने लगती हैं, धूल भरी घाघरा उठाए। ऐसा लगता है कि गांव की कोई युवती घाघरा उठाए हुए दौड़ रही है और उस नए मेहमान के आने का स्वागत कर रही है। बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी, घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। इसी प्रकृति के रूप में लीजिए कि जब बादल आकाश में छा जाते हैं, तेज धूल भरी आंधी चलने लगती है, हाँ ये बरसात के होने की सूचना आ जाती है एक तरीके से, अब बरसात होगी, तो उस समय दशा क्या होती है धरती पर कि धरती पर चारों तरफ तेज धूल भरी आंधी चलने लगती है, पेड़ों की डालियाँ ऊपर नीचे होने लगती हैं, यहाँ तक कि नदी का बहता हुआ पानी भी रुक जाता है और इंतज़ार करने लगता है कि अब बरसात होगी।
दूसरे रूप में हम ये कहेंगे कि गांव में मेहमान के आने की जैसे ही सूचना मिली, गांव की बालाएं खुशी से झूम उठी, नाचने गाने लगीं। नववधुएं उनके स्वागत के लिए दरवाजे और खिड़कियां खोल खोल कर इंतजार करने लगीं। यहाँ तक कि जैसे ही सूचना मिली कि अब वो आ चुके हैं, सड़क पर आ गए हैं, गांव की औरतें, अपने गांव की लड़कियां, चंचल लड़कियां, चंचल बालिकाएं धूल भरी, लिखा आंधी चली धूल उठी, आंधी चलने लगी। अर्थात वो ग्रामीण बालाएं खुशी से सड़क की तरफ दौड़ पड़ी अपनी घाघरा को उठाए हुए, और अपने मेहमान का स्वागत करने के लिए वो खुशी से दौड़ पड़ी और उनका स्वागत करने के लिए बाकी चितवन उठा नदी छिटकी। नदी को मैंने आपको लिखा है कि नदी जो है वो नववधु या ग्रामीण युवती का प्रतीक है। तो जो गांव की वो नवबहुएं थी, वे भी अपने घूंघट को उठा करके, अपने दरवाजे और खिड़कियां खोल खोल करके उसके किनारे ओट में खड़े हो करके उनके आने का स्वागत करने लगी और उनके बारे में इंतजार करने लगी। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। बूढ़ा पीपल आपको लिखा है कि गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति, गांव का जो बुजुर्ग व्यक्ति था वह जैसे ही वो जुहार की, विनती की, जैसे ही मेहमान जी आए वह अपने ओसारे में से आता है, उनके पास पहुंचता है और आगे बढ़ करके एक तरीके से शिकायत भरे लहजे में उनसे कहता है, पाहुन जी बड़ी खुशी है कि आप आ गए हैं, लेकिन आपसे एक शिकायत है कि आपने इतने वर्षों बाद हम लोगों की सुध ली, आज तक आपने कोई भी खत वगैरह नहीं भेजा, क्या आपको हमारी याद नहीं आ रही? मेरे प्रिय छात्रों, जो उस घर के मुखिया ने अर्थात गांव के बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी शिकायत की, उस शिकायत में एक मीठी झिड़की थी, एक मधुर शिकायत थी। नाराजगी में उसने नहीं कहा, एक मीठी झिड़की, एक तरीके से जैसे किसी को हम डांटें अपने बच्चे को और उस डांट में भी प्यार भरा हो, नाराजगी का भाव ना हो, तो उसको हम मीठी झिड़की कहते हैं। मुस्कुराते हुए जो एक तरीके से हम शिकायत देते हैं किसी को, उसको हम कहते हैं मीठी झिड़की। तो जो ही मेहमान जी दरवाजे पर पहुँचे, त्यों ही बूढ़ा पीपल अर्थात वह गांव का बुजुर्ग व्यक्ति उठ खड़ा हुआ, ओसारे से नीचे आया, मेहमान का स्वागत किया और स्वागत करके बड़े प्रेम भरे लहजे में एक मीठी झिड़क दी कि पाहुन जी, क्या आपको मेरी याद नहीं आ रही थी? क्या आपको हम सबकी याद नहीं आ रही थी कि इतने दिनों बाद तक आपने कोई भी चिट्ठी पत्री वगैरह नहीं भेजी? कम से कम आपको हम लोगों को याद तो करना चाहिए था। एक तरीके की उसने शिकायत की। बोले अकुंडाई लता ओट हो की वाड़ की, और इसी समय उसकी जो पत्नी थी, तो प्रतीक्षा नायिका, जो आपको मैंने लिखा है कि लता उस नायिका की प्रतीक है, अर्थात तो उसकी पत्नी है, तो इसमें नायिका का रोल अदा कर रही है, जो प्रतीक्षा कर रही थी अपने पति के आगमन का, पति के समाचार को सुनने का। वह भी दरवाजे की ओट में खड़ी होकर के, अब पिता सामने है। ये संस्कार हमारे होते हैं कि अपनी यदि मायके में लड़की रहती है, अपने पति के पास संस्कार है। प्राचीन समय में, अब तो नए संस्कारों में ये सारी बातें लगभग नहीं रह गई हैं, लेकिन प्राचीन संस्कारों में औरतें, ये जो लड़कियां होती थीं, अपने परिवार के सदस्यों के सामने अपने पति से बोलने में सुखचाती थी, संकोच करते थे, वो उनके पास तक नहीं आती थी। लेकिन उसी समय का है कि दरवाजे की ओट लेकर के वो बोल रही है कि क्यों जी, क्या आपको हम लोगों की कोई भी याद नहीं आ रही? आपने आज तक ये नहीं सोचा कि मेरी पत्नी कैसे रह रही हो? हर्षाया ताल है, वो गांव का कोई, उस घर का कोई सेवक है, तो तुरंत ताल में ये क्या नाम है, थाल में पानी भर के लाया उस पाहुन के पैरों को धुलने के लिए। ये भी हमारे प्राचीन संस्कारों में है कि जब घर में दामाद जी आया करते थे
तो घर के लोग, घर की औरतें उनके पैर पखारती थीं, पैर को पखार करके उसको एक तरीके से अपने सर पर लगाती थी, धन्य मानते थे कि वो दामाद रूपी मेहमान जो आए हुए हैं, जो उस परिवार के लिए भगवान के प्रतीक होते हैं, वो धन्य हो गया आज हमारा परिवार कि आज वो आए हैं। तो हर्षाया ताल लाया पानी, परात भर के मेघ आए बड़े बंठन के सबर के। तो आपने ये 3 पैराग्राफ में आज तक ये आज ये जाना कि इसको प्रकृति के रूप में लो। 2 क्वेश्चन हो सकते हैं कि प्रकृति के रूप में और वास्तविक रूप में, दूसरे भाव। तो प्रकृति के रूप में कि जब आकाश में काले बादल छा जाते हैं, बिजली चमकने लगती है, तो धूल भरी आंधियाँ चलने लगती हैं, पेड़ की लताएं ऊपर नीचे होकर के झुकने लगती हैं, बहता हुआ जल थम सा जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे वो वर्षा के आने का इंतजार कर रहा हो। इसे हम दूसरे भाव में यूँ कह सकते हैं, यूँ लिख सकते हैं कि गांव में एक नए मेहमान अर्थात दामाद का आगमन होने वाला है। ये सूचना जैसे ही गांव के लोगों को मिलती है, घर परिवार को मिलती है, घर में खुशियाँ छा जाती हैं कि आज इतनी वर्षों बाद पहली बार मेहमान जी गांव में आ रहे हैं। गांव की सारी लड़कियां खुशी से मग्न हो जाती हैं कि हम मेहमान जी का स्वागत करेंगे, मेहमान जी से आज पहली बार मिलेंगे। यहाँ तक कि जो घर की नौवधुएं होती हैं, वो भी अपने दरवाजे और खिड़कियाँ खोल करके उस नए मेहमान के आने का इंतज़ार करने लगती हैं। मेहमान जी आते हैं, मेहमान जी के आने की सूचना जैसे ही गांव की लड़कियों को मिलती है, अपना घाघरा उठाए हुए दौड़ करके उनके पास पहुंचने के लिए बेचैन हो जाती हैं और उसके बाद उस मेहमान को लेकर के अपने घर पहुंचती हैं। जब घर पर वो पहुंचते हैं मेहमान, तो घर के जो बुजुर्ग हैं अर्थात तो बूढ़े पीपल का प्रतीक, बूढ़े पीपल को घर का बुजुर्ग कहा गया है, तो बूढ़ा पीपल अर्थात वो बुजुर्ग घर का मुखिया अपने उसारे से पहुंचता है उस मेहमान के पास, एक मीठी झिड़की देता है कि पाहुन जी, क्या आपको हमारी याद नहीं आ रही थी? कितने वर्षों बाद तक आपने हम लोगों की कोई भी सुध नहीं ली। यही बात उसकी बेटी अर्थात उस मेहमान की पत्नी दरवाजे की ओट से खड़े होकर के दामाद की पत्नी भी एक शिकायत भरे लहजे में उससे कहती है कि क्या आपको हमारी याद नहीं आ रही? कितने वर्षों बाद आप आ रहे हैं? एक प्रेम भरा ये संवाद रहा और उसके बाद ये आगे की जो क्रिया होती है वह हम अगली क्लास में फिर आपसे जब मुखातिब होंगे तब आपको बताएंगे। याद रखिएगा कि जो कुछ भी हमने आपको बिंदु लिखा है, इस बिंदु को कृपया आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी पर और इसे नोट करके याद करते रहिएगा। अगले क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।